Hi everyone, welcome back to the third part of the top 60 grammar rules practice session. Yesterday, I couldn't complete the whole session. Remaining 10 plus 2 rules practice session will be completed today. Let's just start quickly without wasting any further time. We had completed 50 rules yesterday, starting with the 51st one, that is lest. We were on adverbs, if you remember. Adverbs हमने complete किया था, उसके बाद हमने conjunction चालू किया था. conjunction पे हम लोग थे, ठीक है. लास्ट जो 50th रूल था दैट वाज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड अनटिल, ठीक है. वो होने के बाद लेस्ट. लेस्ट में दो चीज याद रखने मैंने बोला था. लेस्ट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन लेस्ट, first it is already a negative word, that means a negative word shouldn't be used together. मतलब फिर double negative हो जाएगा. If a negative word is used with less, that means it will become a double negative, which is incorrect. ठीक है. कल हमने देखा था डबल नेगेटिव्स, वही सीन हो जाएगा अगर मैं लेस्ट के साथ कोई भी अदर नेगेटिव वर्ड लगाऊं तो. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है, लेस्ट के साथ जो मॉडल वर्ब यूज होगा, द मॉडल वर्ब विच इज यूज्ड विथ लेस्ट इज शुड. No other model verb will be correct with the word lest. Lest के साथ जो model verb जो सही रहेगा वो should रहेगा. इसके अलावा जो भी model verbs आप सोच सकते हो, may आ सकता है, might आ सकता है, कोई भी model verbs other than should गलत रहेगा lest के साथ. एग्जाम्पल हमने देखा था, she wore warm clothes lest she may catch cold. lest आ गया, मतलब इसके साथ may, might कुछ भी नहीं आ सकता, यहाँ पे आना पड़ेगा should. ठीक है. और दूसरे सेंटेंस में वॉक केयरफुली लेस्ट यू डोंट स्टम्बल. लेस्ट इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड, उसके साथ आपको नेगेटिव वर्ड की जरूरत नहीं है. करेक्ट. अब इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम रिलेटेड. शी प्रैक्टिसेस एवरी डे लेस्ट शी मे लूज हर एज इन द कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक. आप देख सकते हो लेस्ट है, द वर्ड लेस्ट शुड बी फॉलोड बाय मॉडल वर्ब शुड. नो अदर मॉडल वर्ब इज अलाउड. लेस्ट के बाद हमेशा मॉडल वर्ब शुड का यूज होना चाहिए, बाकी कोई भी मॉडल वर्ब गलत रहेगा. ही वोर अ मास्क लेस्ट ही शुड नॉट इनहेल द हार्मफुल फ्यूम्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड तो है, तो आपको दूसरा चीज चेक करना है, लेस्ट के साथ कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया है क्या. आप अगर इधर देखते हो, दिख रहा है आपको नेगेटिव वर्ड, मतलब ये गलत है. यहाँ पर ऑप्शन सी में आपका गलती है, नॉट हटा देना पड़ेगा. सेंटेंस होगा ही वोर अ मास्क लेस्ट ही शुड इनहेल द हार्मफुल फ्यूम्स. वो नॉट को सेंटेंस से हटाना पड़ेगा. ठीक है. रूल नंबर 52, वी आर डन विथ कंजंक्शन. कंजंक्शन चैप्टर खत्म. अब हम लोग एंटर कर रहे हैं प्रेपोजिशन में. प्रेपोजिशन का फर्स्ट रूल यही था कि प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन या प्रोनाउन. उसी का ही फॉर्म है जिरंड. जिरंड हमने कल डिस्कस किया था. जिरंड क्या है? नाउन V1 प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करते हैं, इसी को हम जिरंड बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी एक नाउन ही है. तो ऐसे आप याद रख सकते हो, प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, उसके बाद आपको नाउन दिख रहा है. शी इज वेटिंग फॉर इज अ प्रेपोजिशन, उसके बाद आपको प्रोनाउन दिख रहा है. ही इज गुड एट स्विंगिंग, एट मेरा प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपको जिरंड दिख रहा है. V1 प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट मेरा प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपको नाउन दिख रहा है. ठीक है. तो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जिरंड का यूज होना चाहिए. शी इज गुड एट सिंग. एट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ सकता, इसका मुझे जिरंड फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज सिंगिंग. तब सही हो जाएगा सेंटेंस. ही इंसिस्टेड ऑन गो अर्ली, फिर से गलत है. ऑन मेरा प्रेपोजिशन है, इट शुड बी फॉलोड बाय नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर जिरंड. तो गो का बना लो गोइंग, सही हो जाएगा. ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग अर्ली. ठीक है. अब इसका एरर्स देख लेते हैं. The CEO is confident about to win the case against the rival company in the coming months. About is a preposition. Prepositions are always followed by noun, pronoun or gerund. I can see an infinitive here, right? That is incorrect. Infinitive has to be a gerund. About winning
द केस, द CEO इज कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग द केस। टू विन, 2 + V1 आपको याद होगा इन्फिनेटिव है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव का नहीं, जिरंड की जरूरत है, इसलिए टू विन को हटा के विनिंग कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। बी पार्ट में मेरा एरर है। क्वेश्चन नंबर 137, दे सक्सीडेड इन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फिर से वही चीज, इन मेरा प्रेपोजिशन है, उसके बाद मुझे वर्ब दिख रहा है, इनकरेक्ट। वर्ब आ ही नहीं सकता प्रेपोजिशन के बाद, क्या होगा, कंप्लीट के जगह कंप्लीटिंग कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। दैट इज जिरंड फॉर्म, V1 + ing नाउन की तरीके से यूज किया जाएगा। अब आप पूछोगे हमको कैसे समझ में आएगा ये वर्ब है कि नाउन है, हमको कैसे समझेगा। सेंटेंस का वर्ब अगर आप देखते हो, दे है सब्जेक्ट, इसका वर्ब इधर है, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद एक वर्ब की जरूरत है ही नहीं, तो वर्ब को आप हटा के, कंप्लीट को आप हटा के अगर कुछ कर रहे हो तो वो हो सकता है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या जिरंडी हो सकता है। इन तीनों के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता उधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस। सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा तब हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर जब ड्यूरेशन दिया रहेगा तब हम फॉर का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने याद रखने के लिए एक चीज बोला था, कोई एक, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, ड्यूरेशन कौन सा है, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है तो मैंने एक याद करने वाली चीज बताया था, FD, जो आपको सबको याद होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। You all may be familiar with the term FD. So how I told you to remember this particular rule is, FD याद कर लो, for है, F for and D is for duration. ऐसे आप याद कर सकते हो, F and D। अगर एक याद है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, I've been waiting dash 5 PM, एग्जैक्ट टाइम इज गिवन, एग्जैक्ट के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। I've been studying 2 hours. 2 hours is not an exact time, it's a duration. 2 घंटे के लिए, ठीक है, ड्यूरेशन है तो मुझे फॉर की जरूरत है। They lived in Delhi 5 years, फिर से एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए मुझे फॉर की जरूरत है। She has lived year dash 2010, एग्जैक्ट बोला गया है तो सिंस की जरूरत है। अब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। I've been studying since 4 hours and I need a break right now. 4 hours is a duration, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है, 8 बजे 9 बजे ये एग्जैक्ट टाइमिंग होता है। यहाँ पर 4 घंटे से पढ़ाई हो रही है, मतलब दिस इज अ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं आता है, ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, राइट। नेक्स्ट वन, शी हैज वर्क विद दिस कंपनी फॉर 2018, गलती सीधा सीधा पकड़ सकते हो, 2018 एक एग्जैक्ट टाइमिंग है, मतलब उसके साथ मुझे फॉर का नहीं, सिंस की जरूरत है, ठीक है। सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट है, मिस्टर केन हैज बीन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी डैश सितंबर 2016। मैं चाहूंगी, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन बट स्टिल आई विल इंसिस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैं तो करना ही पड़ेगा मुझे, बट फिर भी आप पहले ट्राई कर लो, उसके बाद इसका आंसर देखना। यू कैन इवन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। सिंस आएगा कि फॉर आएगा ब्लैंक में, ठीक है। लेट्स सी द आंसर। यहाँ पर सितंबर 2016 बोला है, एग्जैक्ट टाइमिंग एग्जैक्ट है तो सिंस का यूज होगा, फॉर का यूज नहीं होगा। आई होप योर आंसर वाज करेक्ट, ठीक है, जो भी आपने निकाला था वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 54, इडियोमैटिक यूसेज, या फिर इसका दूसरा नाम मैं ये दे सकती हूँ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन जहाँ पे यूज होता है, मतलब कुछ वर्ड के साथ वही प्रेपोजिशन आता है, वही सेम प्रेपोजिशन हमेशा यूज होता है। जैसे कौन सा बोल सकते हो, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम ही आता है, प्रिवेंट के बाद कुछ आ ही नहीं सकता, कोई अदर प्रेपोजिशन आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो उसका मीनिंग अदर कुछ और हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डाई के साथ फ्रॉम लगाते हो तो मीनिंग कुछ और है, डाई के साथ ऑफ लगाते हो तो मीनिंग कुछ और है। तो प्रेपोजिशन चेंज करने से मीनिंग भी चेंज होगा। तो इसका दो नाम हो सकता है, इडियोमैटिक यूसेज या फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमने किया था, ही इज गुड इन क्रिकेट। गुड, कुछ चीज में अच्छे हो तो हम गुड एट बोलते हैं, गुड इन नहीं बोलते हैं। अगर कुछ चीज में वीक है तब इन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम आएगा, यहाँ पे टू लिखा है और प्लस गो भी लिखा है, मतलब फ्रॉम, फ्रॉम के बाद गोइंग, फ्रॉम गोइंग देयर, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर।
ठीक है, इसका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. शी इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड एक्सेल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. द टीचर प्रेज्ड हर ऑन हर परफॉर्मेंस एंड एनकरेज हर टू परस्यू इंजीनियरिंग. I hope you have solved it. Let's see the answer. She is good at mathematics. यहाँ पे तो सही यूसेज है, मतलब ए पार्ट में कोई गलती नहीं है. एंड एक्सेल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर भी एक्सेल के साथ इन सही है. द टीचर प्रेज्ड हर ऑन हर परफॉर्मेंस, यहाँ पे ही गलती है, प्रेज्ड के साथ फॉर हर परफॉर्मेंस होना चाहिए, यहाँ पर ऑन की जगह फॉर की जरूरत है. The teacher praised her for her performance and encouraged her to pursue engineering. Right? Next question. He was accused with cheating during the exam and suspended from school due to violation of the rules. Accused के साथ आपको पता होगा, accused के साथ with का नहीं, of की जरूरत है. He was accused of cheating. Preposition used is incorrect. Next है, she was confident of winning the case because she had full faith on her lawyer and the evidence was in her favor. बहुत सारे preposition है, सब आपको चेक करना पड़ेगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे में अब गलती हो सकता है, हर एक चीज चेक करना. कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगाया है, नो प्रॉब्लम. विनिंग द केस बिकॉज शी हैड फुल फेथ ऑन हर लॉयर होगा नहीं, इन हर लॉयर होगा. she had full faith in her lawyer. ठीक है, आगे देखो, एविडेंस वॉज इन हर फेवर, यहां पर भी कोई गलती नहीं है. मैं एरर इज इन पार्ट सी, ऑन की जगह इन होगा, हैड फेथ के साथ इन लगता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब इसमें आपको करना क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. मतलब 3 गलत होगा, एक सही होगा, वो सही को पकड़ना है. She agreed in him that I should go to the meeting. She agreed in him नहीं होता है, agreed with him होगा. मतलब फर्स्ट सेंटेंस में गलती है, फर्स्ट सेंटेंस मेरा आंसर नहीं हो सकता. To tell the truth, I used to smoking 2 packs a day. Used to मेरा एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज होता है. स्मोक नहीं होगा, स्मोकिंग नहीं होगा, स्मोक होगा. मतलब ये वाला सेंटेंस भी गलत है. We agrees to leave soon. वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और अग्रीज एक सिंगुलर वर्ब है, मतलब ये भी गलत है. अग्रीज की जगह अग्री होगा, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट. आई होप माई लास्ट मेल डिडंट साउंड टू हार्श. इस सेंटेंस में मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन डी है. ठीक है, वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट वो दिखाना चाह रहे हैं. मैं चाहूँ तो ऑप्शन डी करके मैं आगे बढ़ भी सकती हूँ, बट वाई ए बी और सी नहीं है वो भी दिखाना चाह रही. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल इज कंडीशनल. कंडीशनल का आपको एक समरी टेबल दिया था, वो भी होगा भी यहाँ पर. यस, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल. ये अगर आपको ये टेबल याद है तो पूरा कंडीशनल इसी में समराइज होता है. ठीक है, 0 कंडीशनल is used for what? Is used for the things when we are talking about the things which are always true. अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ऑब्वियसली वो बॉईल होगा, तो दैट्स अ फैक्ट. तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको आप 0 कंडीशनल उसी को बोलते हैं. अब 2 क्लॉज होता है, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी क्लियरली इन माय कॉन्सेप्चुअल लेक्चर. जब मैं ये सिखा रही थी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स. हर एक कंडीशनल के ऊपर एक एक एग्जांपल भी मैंने दिया था. ठीक है, 0 कंडीशनल का, इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स. ये एग्जांपल है 0 कंडीशनल का. इसमें फैक्ट बोला जा रहा है, अगर आप आइस को हीट करोगे ऑब्वियसली वो मेल्ट होगा. ठीक है, ऑलवेज ट्रू वाले चीज को 0 कंडीशनल बोलते हैं. अब आप इसमें टेंस देखना, एक होता है इफ क्लॉज, इसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज और इसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज. ठीक है, दोनों में आपका टेंस क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट. आप देखते हो इफ वी हीट यूज किया है मतलब V1 और यहाँ पर मेल्ट्स यूज किया है मतलब V5. और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 यूज किया जाता है. दोनों क्लॉज में आपको देखना है वर्ब कौन सा यूज किया है. ठीक है,
फर्स्ट कंडीशनल किसको बोलते हैं, जहां पे फ्यूचर प्लानिंग की बात किया जा रहा है, फ्यूचर प्लानिंग की बात किया जा रहा है, उसको हम फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं। उसमें सेंटेंस क्या, टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज में विल प्लस V1। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये 0 का है, 0 कंडीशनल। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल। फर्स्ट कंडीशनल का क्या लिखेंगे, इफ it rains we will postpone the meeting, जो भी है अभी जगह नहीं है, we will postpone the meeting। अब आप देख सकते हो इफ क्लॉज में मैंने कौन सा टेंस यूज किया, V5, वर्ब फॉर्म इज V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट, देख सकते हो, और विल प्लस V1 मेन क्लॉज में यूज किया है। कहाँ पे यूज करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं तब फर्स्ट कंडीशनल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी केस है, कुछ भी हुआ नहीं है, बस पीछे का इमेजिनरी, अगर मैं ऐसा होता तो वैसा होता, फुल इमेजिनरी, ठीक है। इसका टेंस क्या होगा, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है और मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 है। सेकंड कंडीशनल का देखेंगे, सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस क्या होगा, इफ आई न्यू द आंसर I would tell it to you. If I knew the answer, आप देख सकते हो this is imaginary, मुझे आंसर पता है क्या, वो भी नहीं, जस्ट इमेजिनेशन। अगर पता होता तो मैं बताती, कुछ भी हुआ नहीं, एवरीथिंग इज इन द इमेजिनेशन, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हो इफ क्लॉज में मैंने कौन सा टेंस यूज किया, सिंपल पास्ट, और मेन क्लॉज में वुड प्लस V1। इसी में एक एक्सेप्शन केस बताया था जहां पे आई के साथ वर लगता है इमेजिनरी में। आप ऐसे भी सोच सकते हो, डिजायर की बात करें, काश में ये होती, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होती तो मैं उड़ पाती। इफ आई वर अ बर्ड, आई के साथ हम लोग यूजुअली वॉज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है सेकेंड कंडीशनल में, इफ के साथ आई वर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजायर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी थिंग्स, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है। ये एक्सेप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई के साथ वर का यूज नहीं करते, कुछ और वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एक और थर्ड कंडीशनल रह गया। थर्ड कंडीशनल इज यूज फॉर यूजुअली फॉर रिग्रेट, ठीक है। इफ आई हैड known his problem, I would have helped him। अगर मुझे उसका प्रॉब्लम पता होता तो मैं हेल्प करती, ठीक है। अगर मैं पढ़ाई करती तो शायद मैं पास हो भी जाती, ठीक है। यूजुअली व्हेन इट कम्स हियर इट टॉक्स अबाउट अ रिग्रेट, करना चाहिए था यार, नहीं कर पाए, ठीक है। दैट इज थर्ड कंडीशनल। देख सकते हो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज किया है, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 इन द मेन क्लॉज, वुड हैव प्लस V3 इन द मेन क्लॉज, ठीक है। इतना अगर आप याद रखते हो तो कंडीशनल चैप्टर आपका इतना ही है। इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ इन्वर्जन को भी मैंने जोड़ दिया है। कंडीशनल में एक और चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस इसका इन्वर्जन में क्या हम लोग करते हैं, वर्ब को आगे पीछे करते हैं, वही चीज कंडीशनल में भी करते हैं, बट मीनिंग तभी भी वही है, रूल हमारा तभी भी वही है, आपको वही चीज करना है। तो साथ में 55 एंड 56 का एग्जाम्पल्स हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। हैड ही नोन ही वुड हैव हेल्प्ड, हैड ही नोन लिखना और इफ ही हैड नोन लिखना बात बराबर ही है, ठीक है। ये कौन सा कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल है। कैसे पता चला, यहाँ पे क्या लिखा है, हैड नोन मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर वुड हैव हेल्प्ड मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3, ये मेरा थर्ड कंडीशनल है,
ठीक है, अगर पता होता तो मैं हेल्प करती। ठीक है, नेक्स्ट है वर आई यू आई वुडंट डू इट। वर आई यू लिखो या इफ आई वर यू लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, ये कौन सा कंडीशनल है, दिस इज सेकंड कंडीशनल। इफ आई वर यू, अभी जस्ट मैंने बताया आई के साथ वर लगता है। ठीक है, इमेजिनरी केस। इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड। इफ ही रन्स ही डैश गेट देयर इन टाइम। इफ ही रन्स कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, इसमें आपको सिर्फ 4 चीजें सोचना है। क्या ये फैक्ट है, फैक्ट है तो 0 कंडीशनल आएगा। ठीक है, दूसरा क्या ये फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर की कुछ बात किया जा रहा है तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। तीसरा आपको ये सोचना है कि इमेजिनरी कुछ है क्या, इमेजिनरी कुछ चीज है क्या, इमेजिनरी कुछ है तो ये सेकंड कंडीशनल है। और लास्ट कंडीशनल उसी को बोलते हैं जहां पर मोस्टली रिग्रेट की बात किया जा रहा है, दैट इज माय थर्ड कंडीशनल। आपको सेंटेंस देके क्या लग रहा है, इफ ही रन्स ही डैश गेट देयर इन टाइम, ही डैश देयर इन टाइम, सॉरी कौन सा टेंस यूज करना है। यहां पर आप देख सकते हो इफ क्लॉज में गलती आपका यहां है, जो भी गलती होगा आपका यहां है, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया वो तो सही रहेगा। इफ क्लॉज में कौन सा यूज किया है, रन्स मतलब V5 यूज किया है। इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है। इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ फर्स्ट 0 और फर्स्ट कंडीशनल में, सेकंड और थर्ड में नहीं होता। ठीक है, अब आपको देखना सिर्फ है फैक्ट है या ये फैक्ट है क्या, आपको कहीं से भी ये फैक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। फिर गेट्स गलत होगा, गेट्स दिया भी नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमारा सेकंड या फिर मेन क्लॉज में कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। इफ ही रन्स ही विल गेट होगा, यहां पर विल गेट, ही विल गेट देयर इन टाइम। ठीक है, इज गेटिंग तो होगा नहीं, प्रेजेंट किया जा रहा है। गॉट मतलब पास्ट किया जा रहा है। हैज टू गेट मतलब ये भी नहीं हो सकता, परफेक्ट में लेके चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, ये एक मेरी इच्छा है, जस्ट अ डिजायर। ठीक है, ये मेरी विश है, कभी पूरा भी नहीं हो सकता, जस्ट एक विश है। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शनल केस में चला जाएगा। एक्सेप्शनल केस में आपको पता है आई के साथ वॉज नहीं वर लगता है, कहां पे आपको दिख रहा है वही मेरा आंसर होगा फिर। ठीक है, एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट, इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड वर्क टू एंश्योर कम्युनल हार्मनी। क्या मैं हूं क्या प्रेसिडेंट, नहीं, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी थिंग, बस एक ख्वाहिश है। इफ आई वॉज द प्रेसिडेंट, काश मैं होती, राइट। तो यहां पर भी एक्सेप्शनल केस आई के साथ वॉज नहीं वर का यूज होगा, इफ आई वर द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, if we would have known about the new policy changes we had prepared more effectively for the upcoming challenges। सेंटेंस में क्या चल रहा है, सेंटेंस में ये तो आपको पता है फैक्ट भी नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं है, ये हो सकता है या तो इमेजिनरी है या फिर रिग्रेट है। क्या इमेजिनरी लग रहा है क्या रिग्रेट लग रहा है। इफ वी वुड हैव नोन अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस वी वुड हैव प्रिपेयर्ड मोर इफेक्टिवली फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस। अगर मुझे पता होता तो मैं कर लेती, ये रिग्रेट है, ये इमेजिनरी थिंग नहीं है। इमेजिनेशन मतलब पूरे ख्यालों की दुनिया में है, ये एक्चुअल बात है, ये इमेजिनेशन नहीं है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रिग्रेट। अगर करना होता किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, राइट। रिग्रेट, तो मुझे ये तो समझ गई, दिस इज ऑफ थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का रूल क्या है, थर्ड कंडीशनल का रूल क्या है, इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V1। अब देखते हैं, अब देखो एरर के हिसाब से भी देखो, ऑप्शन के हिसाब से भी दो पार्ट में है, मतलब ये मैं समझ सकती हूँ ए में भी है पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, पास्ट के लिए हम लोग हैड प्लस V3 आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब ए के साथ सी भी होगा, फिर वी हैड प्रिपेयर्ड, ये उल्टा कर दिया है, ये वुड हैव उधर जाना चाहिए था, हैड इधर आना चाहिए था, उल्टा कर दिया है, मतलब ए और सी दोनों में गलती है। सेंटेंस इसको सही कैसे करेंगे, इफ वी हैड नोन, वुड हैव को हटा के हैड कर दो,
इफ वी हैड नोन अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस, अब इस वाले हैड को हटा के वुड हैव कर दो, we would have prepared more effectively for the upcoming challenges. ठीक है, थर्ड कंडीशनल का. नेक्स्ट, if Rajeshwari would have come to me, I would have given her the help she needed. ये भी फिर से थर्ड कंडीशनल, ये भी थर्ड कंडीशनल है. अगर आई होती तो मैं उसको हेल्प किया होता, रिग्रेट. ठीक है, थर्ड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल में हैड प्लस V3 दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मतलब बी ऑप्शन आपका सही रहेगा. वुड हैव को हटा के इफ राजेश्वरी हैड कम टू मी आई वुड हैव, ये सही तरीके से लिखा है. मेन क्लॉज सही है, इफ क्लॉज में गलती था. ठीक है, आई होप कंडीशनल क्लियर हुआ होगा. 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल. ठीक है, should you be needing any further assistance do not hesitate to contact us. अब ये क्या बोलते हैं, inversion in conditionals, उससे रिलेटेड एरर है. ठीक है, should you be needing, आपको ये पता है कि should के साथ should एक कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन should मॉडल वर्ब तो है ही, और मॉडल वर्ब जब तक है उसके बाद हमेशा V1 का यूज होता है. आपको दिख रहा है नीडिंग है यहाँ पर, राइट. नीडिंग तो V4 होता है, मतलब यही गलती है. should के साथ हमेशा V1 का यूज होता है. should you need any further, should you need any further assistance do not hesitate to contact us. ठीक है, नेक्स्ट है were they arrived earlier they would have caught the train. were they arrived earlier they would have caught the train. were हम लोग कभी लगाते हैं, वर हम लोग कभी लगाते हैं, वर मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, सिंपल पास्ट है, और यहाँ पर वुड प्लस V1 है, वुड प्लस V1 है. तो ये कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, इमेजिनरी केस में. इमेजिनरी, यहाँ पर सेंटेंस पढ़ के तो नहीं लग रहा है ये इमेजिनरी है. ठीक है, ये भी मेरा थर्ड कंडीशनल है. थर्ड कंडीशनल, इफ दे अराइव्ड अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, मतलब ये फिर से रिग्रेट दिखा रहा है, रिग्रेट दिखा रहा है. तो इफ क्लॉज में मेरा वर दे अराइव्ड नहीं आएगा, हैड दे अराइव्ड होगा. पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ V3 तो ये है, बट वर को हटा के हैड करना पड़ेगा. हैड दे अराइव्ड अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन. सेकेंड क्लॉज, मेन क्लॉज सही है, बट इफ क्लॉज में गलती था. नेक्स्ट वन, हैव आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड. हैव कहाँ से आ गया, ये तो या तो हैड होगा या फिर सिंपल पास्ट में होगा. हैव कहीं से भी नहीं होगा, तो यहीं पर गलती है. और सेंटेंस को समझते हैं, हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट, फिर से वही चीज, थर्ड कंडीशनल. सबके सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हो कौन से कंडीशनल में से आ रहा है. ठीक है, दीज आर ऑल PYQs, इसमें से ज्यादा PYQs ही है. तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कौन से कंडीशनल में से पूछा जा रहा है वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर भी वुड हैव सही लिखा है, बट यहाँ पर हैव को हटा के सीधा हैड कर दो. हैड के साथ V3 ऑलरेडी आया हुआ है. हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट. ठीक है, कंडीशनल इज डन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुश्किल से आ सकता है. ठीक है, बट उसके लिए भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो 1 या 2 मार्क्स आपका छूट जाएगा. इसलिए क्वेश्चन टैग को समझ लो. क्वेश्चन टैग सीधी बात, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है. ये हमेशा उल्टा चलता है. ठीक है, दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन टैग डिपेंड्स अपॉन द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया है उसी को लेके हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन टैग इज डिपेंडेड ऑन द हेल्पिंग वर्ब. The same helping verb will be used to form the question tag. ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है, उसी को डिस्कस करना है. एग्जाम्पल, जैसे मुझे बोलना है she had eaten, इस सेंटेंस का बनता क्वेश्चन टैग had है मेरा हेल्पिंग वर्ब, तो had के साथ NT लगा लो, hadn't she, दिस इज क्वेश्चन टैग. ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन वही चीज अगर मुझे बोलना है आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग,
अब डाउट ये निकलता है कि हेल्पिंग वर्ब मेरा एम है, एम के साथ अगर नॉट लगाना एमेंट हो जाएगा, एम के साथ एम नॉट या एमेंट हो जाएगा, एमेंट करके कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, गलत है। वही स्पेशल केस में कंसिडर किया जा रहा है, एमेंट के जगह आरएंट यूज करना है, एम जब भी आएगा उसके लिए हम लोग आरएंट का यूज करते हैं, आरएंट आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैसे ही अगर सेंटेंस लेट्स से चालू होता है, लेट्स प्ले, शाल वी, लास्ट में जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं वो शाल वी होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में क्वेश्चन टैग जो होगा विल यू होगा। इंपेरेटिव आपको पता है वर्ब से जो सेंटेंस चालू होते हैं, ऑर्डर देने वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस, ठीक है। नोबडी, नथिंग, जब ये एक्सेप्शन केस में माना गया था क्योंकि हम लोग नोबडी और नथिंग को अभी तक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग इसको सिंगुलर मान रहे थे, बट क्वेश्चन टैग में जब इसको हम बोलते हैं तो दे का यूज करते हैं, किसको, नोबडी को। नोबडी को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर मानते हैं, बट क्वेश्चन टैग में नोबडी, एवरीबडी, इसको सब प्लूरल मानते हैं। मतलब जो क्वेश्चन टैग इसके साथ यूज करते हैं वो दे का यूज करते हैं, ठीक है। टिल नाउ व्हाट वी सॉ इज what we saw was in subject verb agreement, in whichever topics we have done till now, what we have seen is nobody, everybody, somebody, these words were considered singular, but in this particular topic of question tags, everybody, somebody, nobody, these words are considered plural. Why? Because they take the question tag they with it. The subject which the question tag will be taking is they. So remember that special case. नथिंग तो आपको याद रहेगा, नथिंग के साथ इट ही रहेगा, देयर इज ओनली वन इम्पर्सनल प्रोनाउन दैट इज इट, तो उसमें कोई डाउट नहीं, बट नोबडी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव वर्ड्स अगर है, जो ये वाला रूल है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव तो नेगेटिव टैग आएगा, सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है तो वो सेंटेंस को नेगेटिव माना जाएगा, तो उसके साथ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही आना चाहिए। इसके साथ हमने एग्जाम्पल की भी किए थे, आई एम राइटिंग अ नॉवल, एम आया था तो हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आरंट आई, एमेंट आई नहीं, आरंट आई। ही हार्डली स्माइल्स, अब यहाँ पर सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड सीधे तरीके से नहीं लिखा है, बट यू नो हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड, सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। अब डाउट ये भी रहता है कि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम क्या करें, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम क्या करें। जब ऐसे डाउट निकले, ये ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की कोशिश करो, नेगेटिव इन द सेंस नो नॉट को इंसर्ट करके नेगेटिव बनाने की कोशिश करो, आपको हेल्पिंग वर्ब खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। ही हार्डली स्माइल्स, अगर मुझे इसको और नेगेटिव करना है तो मैं कैसे करूंगी, ही डज नॉट हार्डली स्माइल, डज लगाया मैंने, राइट, तो क्वेश्चन टैग के लिए मैं क्या लगाऊंगी, डज ही। तो जब भी आपके पास डाउट रहेगा कि मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंपली वो सेंटेंस को नेगेटिव कर दो, आपको ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग यूज किया है तो वर्ब है इज तो इजंट आएगा, समथिंग है तो इट आएगा, नो डाउट। बट लास्ट देखो, एवरीवन लव्स अ गुड सरप्राइज, अब यहाँ पर एवरीवन है मेरा सब्जेक्ट, एवरीवन है तो आपको पता है यहाँ पर दे का यूज करना है। अब वही सेम डाउट आता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब ले, सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, everyone loves a good surprise, everyone does not love। अब does जो है सिंगुलर है, मैंने बताया क्वेश्चन टैग में ऐसे वर्ड्स को प्लूरल मानते हैं तो हम क्या लगाओ, डू लगाना पड़ेगा, बट सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू का नेगेटिव कर दो, डोंट। everyone loves a good surprise, don't they, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग्स का क्वेश्चंस कर लो, खुद से ट्राई करना पहले, उसके बाद आंसर्स देखना, ठीक है। If you want, you can pause the video, try it yourself and then look at the answers if it matches with your answer. Hope you have completed. Let's check. You have finished your homework. You have finished. Sentence positive मतलब question tag negative. कौन सा आएगा, have है तो haven't you, you have finished your homework, haven't you, ठीक है। He cannot drive, he cannot, sentence negative तो question tag positive, can he cannot drive, can he। let's go for a walk, let's, sentence starts with let's, that means question tag will be shall we। everybody wants success,
everybody, that means I have to now use they here. सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, ठीक है. सेम चीज, एवरीवन वांट सक्सेस, एवरीवन डू नॉट वांट सक्सेस, तो एवरीबडी डू के साथ नेगेटिव कर दो, डोंट दे. एंड लास्ट वन, आई एम योर फ्रेंड, आरंट आई, आरंट आई, ठीक है. क्वेश्चन टैग्स. अच्छा, एक और है, यू सेल्डम गो टू द मूवी, यू सेल्डम गो टू द मूवी. सेंटेंस लिखने से लग रहा है पॉजिटिव है, बट इफ यू नो सेल्डम इज अ नेगेटिव वर्ड, सेंटेंस नेगेटिव है मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. यू सेल्डम गो टू द मूवी, फिर से मेरे पास यहाँ पे तो सब्जेक्ट तो यू आएगा, बट मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपली और नेगेटिव कर दो इसको. यू सेल्डम गो टू द मूवी, यू सेल्डम डू नॉट गो टू द मूवी. डू आ गया मतलब सेम, डू. सेंटेंस क्वेश्चन टैग को नेगेटिव नहीं करना है. डू यू, यू सेल्डम गो टू द मूवीज, डू यू, ठीक है. क्वेश्चन टैग इज डन. अब है रूल नंबर 58, सेम काइंड्स ऑफ वर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एंड. एंड के दोनों बाजू में सेम तरीके के वर्ड्स आना चाहिए. एग्जाम्पल, स्टेला इज परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवर गर्ल. एंड है दोनों बाजू में, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है ब्रेवेस्ट, और यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है क्लेवर. गलत है. सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है, स्टेला को पूरे क्लास के साथ बोला गया है, मतलब हाईएस्ट डिग्री डिनोट कर रहा है. हाईएस्ट डिग्री मतलब ये सही है, इसको मुझे करना पड़ेगा क्लेवरेस्ट, तब जाके सेंटेंस सही होगा. करेक्ट. नेक्स्ट है, ही वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस. एंड है, एंड के दोनों बाजू, इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है, ब्राइटनेस जो है नाउन है. कैसे हो सकता है, गलत ही होगा, ठीक है. आगे देखते हैं, या फिर पीछे भी देखो, बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, प्रोनाउन या जिरंट, मतलब ये मेरा सही है. इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव को हटा के उसी का ही नाउन फॉर्म कर दो, इंटेलिजेंस, राइट. लास्ट सेंटेंस, दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन इंग्लिश. एंड है, एंड के ये बाजू में स्पीक इज V1 एंड रिटन इज V3. गलत हो गया फिर से. कुछ भी हो, वर्ब हो, चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, सेम तरीके के होना चाहिए दोनों साइड में, बस ये आपको देखना है, ठीक है. यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V3 है, तो यहाँ आपको पता है स्पीक नहीं होगा, यहाँ पर स्पोकन होगा, इसको हमको V3 करना पड़ेगा, ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश. इसका एरर्स कैसे आते हैं वो देख लेते हैं. द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड टू बी पंक्चुअल. अब यहाँ पर डेडिकेशन है, नाउन है, हार्ड वर्क नाउन है, टू बी पंक्चुअल, यहाँ पे ये टू कहां से आ गया, ठीक है. ये क्राइटेरिया को ब्रेक कर रहा है, ठीक है. सिंपली इस टू बी पंक्चुअल को हटा दो, पंक्चुअल का ही नाउन फॉर्म लगा दो, पंक्चुअलिटी, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, he was worried that anger would erupt and led to a law and order situation. would है मेरा मॉडल वर्ब. मॉडल के बाद हमेशा आपको पता है V1 यूज होता है. इरप्ट मतलब V1 होता है, लेड इज V2. कैसे होगा, एंड के दोनों बाजू अलग अलग हो गया, मतलब गलत है. तो वुड के बाद V1 होगा, तो ये सही है, ये गलत है. आते हैं ऑप्शन में. ऑप्शन में इरप्ट दिख रहा है, ए ऑप्शन गलत. इरप्टेड दिख रहा है, सी ऑप्शन गलत. जो लिखा है वो भी तो गलत है, ये भी गया. अब मुझे सोचना है बी और डी के बारे में. वुड इरप्ट यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन लीड और लीड्स है. ये V5 है, ये V1 है. मेरा आंसर ऑप्शन बी है. दोनों जगह V1 आना चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम. ऐसे जब सेंटेंस चालू होते हैं तो उसका रूल क्या था, इट इज अबाउट टाइम भी इसमें होता है, मैंने उस दिन भी बताया था. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम. तो इसके साथ हम जो टेंस यूज करते हैं वो है सिंपल पास्ट, ठीक है. इट इज टाइम वी हैड लेफ्ट फॉर द स्टेशन. इट इज टाइम वी हैड लेफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कर दिया, कर दो. इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन. सिंपल पास्ट का यूज करना है इस फ्रेज के बाद. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद. इट इज हाई टाइम यू स्टडीड सीरियसली. इट इज हाई टाइम फ्रेज है,
उसके बाद आपको चेक करना है कौन सा टेंस यूज किया है, सिंपल पास्ट है मतलब सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इट इज अबाउट टाइम वी टेक क्लाइमेट चेंज सीरियसली। वी टेक कैसे आ सकता है, वी टुक क्लाइमेट चेंज सीरियसली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम यू टेक द एग्जाम मोर सीरियसली, फिर से वही चीज, इट इज हाई टाइम, देख सकते हो टेक है सेम थिंग, टुक कर दो, इट इज हाई टाइम यू टुक द एग्जाम मोर सीरियसली एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट मीनिंग, यही मैंने लास्ट में समझाया था। हम लोग जब भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं तो सीधा एरर ढूंढने में लगते हैं, कौन से कहाँ से होगा कहाँ से होगा, सेंटेंस को पूरे पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस का एरर ऐसे भी निकला जा सकता है सिर्फ सेंटेंस का मीनिंग समझ के। एग्जाम्पल, ही वॉज नेवर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यहाँ पे मैंने बोला था बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एक इडियम है, ठीक है, जिसका मीनिंग है बॉर्न इन अ रिच फैमिली, तो वहां पे तो कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेवर का यूज किया है, नेवर का मतलब कभी जन्म लिया ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग वो नहीं है, सेंटेंस का मीनिंग है कि वो रिच फैमिली में पैदा नहीं हुआ, वो पैदा तो हुआ लेकिन रिच फैमिली में नहीं हुआ, ठीक है। नेवर का मीनिंग होता है कि कभी नहीं हुआ था, वो तो गलत है। फिर द चिल्ड्रन हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब वो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर हार्डली का यूज किया है, हार्डली मतलब ना के बराबर, सीधा उसको हार्ड कर दो, प्रैक्टिसिंग हार्ड। He was unfortunately not present in the hall when the bomb exploded. Unfortunately not present, अरे बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो वो नहीं था, तो वो फॉर्चुनेट है ना, अनफॉर्चुनेट कैसा, तो यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आएगा। इसके एग्जाम रिलेटेड एरर्स देख लेते हैं। He always arrives late, so he received the punctuality award. कैसे हो सकता है, पंक्चुअलिटी अवार्ड उसी को दिया जाता है जो टाइम पे आता होगा, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे सेंटेंस क्यों रखा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, फर्स्ट सेंटेंस जो है सीधा सीधा एग्जाम का नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आइदर यू कैन चेंज दिस और दैट पार्ट, बट ये जैसा लिखा है वो सेंटेंस को गलत मानना पड़ेगा, ठीक है। ही अराइव्स ऑलवेज लेट, इसको आप ऐसे कर सकते हो, सो ही डिड नॉट रिसीव कर सकते हो, सो ही डिड नॉट रिसीव द पंक्चुअलिटी अवार्ड, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द स्टॉर्म वाज सो डेंजरस दैट इट डिडंट डैमेज एनीथिंग। अरे यहाँ पे बोला गया है कि स्टॉर्म इतना डेंजरस था, ऑब्वियसली जब इतना डेंजरस है तो कुछ ना कुछ वो हार्म किया होगा, डैमेज किया होगा, तो यहाँ पर बोला है दैट इट डिडंट चेंज एनीथिंग, कैसे हो सकता है, द स्टॉर्म वाज सो डेंजरस दैट इट क्या बदलू इसका, इसको मैं इधर से बदल देती हूँ, नॉट सो डेंजरस, क्योंकि इधर बदलने जाऊंगी तो एनीथिंग भी बदलना पड़ेगा, डिडेंट भी बदलना पड़ेगा, तो सीधा सीधा द स्टॉर्म वाज नॉट सो डेंजरस दैट इट डिडेंट डैमेज एनीथिंग, ठीक है। शी पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज शी बेयरली स्टडीड, बेयरली नेगेटिव वर्ड है, बेयरली के मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर पढ़ी तो फ्लाइंग कलर से कैसे पास हुई, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, शी पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज शी स्टडीड हार्ड कर सकते हैं और इसको हटा सकते हैं, या फिर शी डिड नॉट पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स बिकॉज शी बेयरली स्टडीड, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम रिलेटेड देखते हैं, एग्जाम में जो आया था, ऑल द pupils stood up respectively as soon as the guru entered the room. All the pupils stood up respectively as soon as the guru entered the room. यहाँ पर अगर आप सोचते हो समझते हो, रिस्पेक्टिवली हम कब यूज करते हैं, ठीक है। ए एंड बी का मैथ्स में या फिर रीजनिंग में आपने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ए एंड बी का लेंथ है 15 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, 15 जो है वो ए के लिए होगा, 20 जो है वो बी के लिए होगा। हम कैसे समझे, रिस्पेक्टिवली वर्ड के साथ, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब तो वो हुआ। सेंटेंस में देखो रिस्पेक्टिवली क्या मीनिंग दे रहा है सेंटेंस के हिसाब से, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्टफुली की जरूरत है,
यही मैंने बोला, सेंटेंस का मीनिंग समझने से बहुत सारे एरर्स निकल सकते हैं। ऑल द pupils stood up respectfully as soon as गुरु entered the room। ठीक है, 60 रूल्स हमारा खत्म। बोनस 2 पॉइंट्स जो मैंने कराया था उसके ऊपर अभी एरर्स देखते हैं। ठीक है, मच वर्सेस मेनी इन डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, मच वर्सेस मेनी का डिफरेंस क्या था? मच जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और मेनी जो है काउंटेबल के लिए आता है। ये हमने सीखा था पहले। अब मेनी और मच सीधा सीधा लिख के देंगे तो आप समझ जाएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट इजिली इफ दे राइट इट डायरेक्टली। तो वो लोग क्या करेंगे, उसी को ही, मेनी को ही अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे। बस कंफ्यूज नहीं होना है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इसका मीनिंग है मेनी, और इसका मीनिंग है मच। अ गुड, ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, इसका मतलब है मच। ठीक है, इसका एरर्स कैसे आते हैं? अ नंबर ऑफ क्राइम्स, अ नंबर ऑफ का मतलब है, यहाँ पर अ नंबर ऑफ की जगह हमको समझना है मेनी लिखा है। मेनी के साथ क्या यूज किया है? क्राइम्स। क्राइम्स क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? एक क्राइम हुआ, 2 क्राइम हुआ, 3 क्राइम हुआ, मतलब काउंटेबल है। काउंटेबल है तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेनी है, यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर ये सिंगल वर्ब क्या कर रहा है? ठीक है, हैज को हटा के हैव कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ गुड डील ऑफ बैंक्स आर क्लोज टुडे। अ गुड डील, अ गुड डील का दूसरा हम बोल सकते हैं मच लिखा है। मच के साथ क्या यूज किया है? बैंक। बैंक तो अनकाउंटेबल है नहीं, बैंक काउंटेबल है, मतलब यहाँ पर गुड डील ही गलत है। यहाँ पर अ नंबर ऑफ लिख सकते हो या फिर सिंपली मेनी लिख सकते हो, मच यहाँ पर गलत होगा। मेनी बैंक्स आर क्लोज्ड टुडे। लास्ट है, अ नंबर ऑफ वर्क हैव बीन डन। अब अ नंबर ऑफ का क्या मीनिंग निकलता है? मेनी। मेनी के सीधा बाद मुझे एक अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है, अनकाउंटेबल के साथ तो मेनी आता नहीं है, तो सिंपली इन सबको हटा के मच कर दो, मच वर्क। अब देखना, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो ऑलवेज इट विल बी सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब भी गलत यूज किया है, यहाँ पर हैज का यूज होगा, हैव का नहीं। ठीक है, मच वर्क हैज बीन डन। अब देखते हैं इसका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। She does not have much books to read during the holidays, but she enjoys watching movies. She does not have much books. Books यहाँ पर काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ मच नहीं मेनी का यूज होता है। सही है, ये तो सिंपल मेनी वर्सेस मच के ऊपर था। अब देखते हैं, a great deal of efforts have been made to clean the river. A great deal of का मतलब है मच, मच के साथ एफर्ट्स लगाए, मतलब ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ ये हैव जो है गलत होगा, हैज होना चाहिए। ऑप्शन बी में आपका एरर है, मच एफर्ट हैज बीन मेड टू क्लीन द रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, मोर देन वन और मोर नाउन देन वन। इसमें मैंने समझाया था, मोर देन वन तो आप आसानी से समझ जाओगे। मोर देन वन के बाद जैसा नाउन लिखा है वैसा वर्ब आएगा। मोर देन वन गर्ल वॉज देयर, यहाँ पे गर्ल क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आप देख सकते हो सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि ये आसपास है तो आइडेंटिफाई करना आसान है। मोर देन 3 गर्ल्स वर देयर, यहाँ पर गर्ल्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो गया? वर्ब भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये साथ साथ है तो ये आसान है पहचानना, बट जब दूर दूर है तब क्या करोगे? यही सेम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग किया जाता है, वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाता है। मोर देन वन लिखो या मोर डैश देन वन लिखो, मीनिंग तो एक ही है ना, वही स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज करके लिखा है, बट यहाँ पे होता क्या है वो समझो। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मोर गर्ल्स देन वन। लोग क्या करते हैं, वन यहाँ पे दिखा, ये मेरा सब्जेक्ट है, वन के साथ वर तो गलत है, वर को हटा देते हैं या वन को कुछ ना कुछ कर देते हैं। बट आप ऐसे समझो, मोर है, देन है, वन है, ये तो मेरा स्ट्रक्चर ही है ना, मोर देन वन तो मेरा स्ट्रक्चर ही है। उसके अलावा मेरे पास क्या बचा? गर्ल्स है, गर्ल्स मेरा प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से मेरा वर्ब कैसा आया? प्लूरल, मतलब मेरा सेंटेंस सही है, इसको कुछ नहीं करना है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि दूर दूर लिखा है, पास में नहीं लिखा है, राइट। लास्ट सेंटेंस में देखो, मोर हाउसेस देन वन, ये तो मेरा स्ट्रक्चर है मोर देन वन,
बचा क्या, हाउसेस, हाउसेस क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब कैसा, प्लूरल, मतलब मेरा सेंटेंस सही है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मोर देन वन एप्लीकेंट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, कंफ्यूज नहीं होना है, मोर देन वन है, एप्लीकेंट इज सिंगुलर, आप देख सकते हो वर्ब कैसा यूज किया, प्लूरल, गलत हो गया ना, हैव की जगह हैज कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, मोर देन वन एप्लीकेंट हैज बीन शॉर्टलिस्टेड। नेक्स्ट है मोर टीचर्स देन वन, इसमें कंफ्यूजन होता है बट आपको नहीं होना है, मोर है, देन वन हट गया, क्या बचा, टीचर्स, टीचर्स है प्लूरल, यहाँ पे क्या है, वॉज सिंगुलर, यही गलत है, बी ऑप्शन में आपका गलती है, वॉज को हटा के वर कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, that's it, we have completed the whole 60 plus 2 rules, 2 bonus rules we have completed with practice। थोड़ा लंबा खींच गया प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेन करने में ज्यादा ही टाइम लगता है, और मैंने एक जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स था उसके 2 से ज्यादा ही क्वेश्चंस मैंने रखे थे जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स या रूल्स था, ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट, 3 सेशन में इसको करना पड़ा, बट ट्रस्ट मी, इफ यू कंप्लीट दीज 2 ग्रामर रूल्स वाला वीडियो और 3 प्रैक्टिस वाला वीडियो अगर आप कंप्लीट करते हो फुली, ग्रामर आपकी मुट्ठी में है, ऐसे आप समझ सकते हो, विद कॉन्फिडेंस आई कैन से दिस। ठीक है, उतना मेहनत मैंने इसके पीछे किया है रूल्स को बनाने के लिए, सब सारे ग्रामर कैसे मैं 60 रूल्स के अंदर में डाल सकती हूँ, ये मैंने बहुत सोच समझ के ये 60 रूल्स बनाया है। ठीक है, सो इफ यू आर completing with the 2 videos of rules, grammar rules, and 3 videos of this practice session, you are completing the whole grammar section. Okay, those of you who are going to attempt any upcoming exams, you do not have much time for it, this is the best solution। पूरा ग्रामर पढ़ने के लिए आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ये जरूर देख सकते हो, 4-5 घंटे में आपका पूरा ग्रामर आप खत्म कर सकते हो। 4-5 घंटा मैंने इसलिए बोला, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। कुछ एडवांस टॉपिक्स बचे हैं, उसके लिए मैं कुछ करती हूँ अलग से। दीज आर द बेसिक टॉपिक्स, फाउंडेशनल, जो फाउंडेशन जहां से बनता है, दीज आर द टॉपिक्स विच आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। जो एडवांस चैप्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे एडवांस चैप्टर्स हैं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोस अपलोड करते रहूंगी। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी, कभी भी जब नया वीडियो या न्यू लाइव में मैं आऊंगी तब आपको पता चलेगा। इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट विथ अदर्स, दोज हु नीड इट। ठीक है, एंड इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, प्लीज लाइक द सेशन एज वेल। ओके, thank you so much for watching. Wish you all the best for all the upcoming exams. Thank you so much.